हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है आप लोगों का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि जीआईसी, यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4 या एनी अनदर एग्ज़ाम जो आपके टीचिंग पर्पज़ से आप दे रहे हो, उन सारे के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड का जो पहला पार्ट मैंने बनाया था वो बायोग्राफी था। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसको आप देख लेना, चैनल पर है पड़ा हुआ, मैं लिंक दे दूंगा। आज इम्पॉर्टेंट वर्क्स को हम डिस्कस करेंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड की इम्पॉर्टेंट वर्क्स, जिसका 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम उनकी आधे वर्क्स को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में टेस्ट जो बच जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि मैथ्यू अर्नोल्ड आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उनके कौन से वर्क्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो हमारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो पहले कुछ वर्क्स को देखते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई वर्क्स की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर का सबसे पहले नाम आता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया, ओके, उनके यादों में उनको समर्पित किया ये जो राइटिंग है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्क्स को, शेक्सपियर को, जिसको लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कब लिखा, क्या टोन है, पब्लिश्ड कब हुई, इन सभी चीज़ों को, ये इंस्पायर्ड किस पोम से है, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, जो मेजर वर्क्स है मैथ्यू अर्नोल्ड का, वो जैसे कि 1849 में, 1852 में, 1853 में ऐसे करके लिखी गई है। तो फर्स्ट जो वर्क्स हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेड, रेवेलर और कुछ और पोएम को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एम्पीडोक्लस ऑन एटना। पोम्स 1853 में कितने पोम्स हैं इंक्लूडेड, इन सभी को डिस्कस करेंगे। अब फिर जो सेकेंड पार्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आपका सेकेंड सीरीज 1855 से जो लिखी उनकी वर्क्स है उनको डिस्कस करेंगे। इनकी क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, विक्टोरियन पोएट के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को भी डिस्कस करेंगे। तो सभी चीज़ें देखेंगे मेरे चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे। इसको लिखा गया था 1844 में, 1844, एंड नाउ इट पब्लिश्ड इन 1849 इन स्ट्रेड रेवलर में। एंड देन क्वेश्चंस अराइज हियर कि विच टाइप्स ऑफ पोम ऑफ शेक्सपियर। द शेक्सपियर इज ए सोनेट। शेक्सपियर एक सोनेट है, 14 लाइन्स को सोनेट कहा जाता है। और 1849 में इसको रिगार्ड किया गया, ट्रिब्यूट किया गया था शेक्सपियर को। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये पोम इंस्पायर्ड है रोमन एक पोएट ओविड से, ओविड, ओके। ये मेटामॉर्फोसिस और क्लासिकल मिथोलॉजी एंड द इटालियन पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन से ये इंस्पायर्ड है ये पोम, जिसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया है। शेक्सपियर नाम से ये पोम जो लिखा है, एग्जाम्स में पूछी गई है हमेशा, मतलब यूजीसी नेट में भी ये एग्जाम्स में आया गया है। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम लव है, टाइम, ब्यूटी एंड मोर्टैलिटी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इसकी थीम की बात करें तो, ठीक है। मोर्टैलिटी का मतलब आप तो नाश्वरता, और आप बाकी तो जान ही रहे हो। इसकी सेटिंग अगर बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक फिजिकल सेटिंग नहीं रहा है। टोन अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंटेंसली इमोशनल, भावुक रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे गहरी प्रशंसा छुपा हुआ है, समर्पण, और बहुत सारे एडमायरिंग, डिवोटेड और रोमांटिक, कॉन्फ्लिक्टेड भी है, मेलंकॉली है, ओके, व्यंग भी है, उदासी भी है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर टोन के रूप में जाना जाता है इस पोम को, ठीक है। तो इस पोम में बहुत सारे प्रशंसा है, गहरी गहरी प्रशंसा है, समर्पण है, भाव है, द्वंद्व है, उदासी है और व्यंग है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसकी सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें तो ये विविड नेचर बेस्ड है इसका, ठीक है, सिंबल है। और इसकी फेमस लाइन जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसको याद रखोगे, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ सिमलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिक नॉलेज। तो ये इसकी फेमस लाइन है, इसको आप याद रखेंगे, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन। क्लियर है?
दोस्तों इस लाइन का मतलब अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि सारे लोग जो है सवालों के जवाब देते हैं पर तुम इससे मुक्त हो, तुम सवालों का जवाब नहीं देते हो। हम बार बार पूछते हैं और तुम बस उसे मुस्कुरा देते हो, मुस्कुरा कर टाल देते हो, शांत रहते हो, है ना। तो आउट टॉपिक नॉलेज ये ज्ञान से भी परे है। तो इस तरीके से ये लाइन का मतलब हुआ। और आगे भी जैसे जो लाइन है, एंड दाउ हु डिडेस्ट दी स्टार एंड सन बीम्स नो, यहाँ पर शेक्सपियर को स्टार्स कहा गया है, सनबीम्स कहा गया है, सेल्फ स्कॉल्डेड, सेल्फ स्केंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, डिडेस्ट्रेट कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइन पूछी गई एग्जाम से। तो शेक्सपियर को यहाँ पर तारों, सूरज के किरणों से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, उन्हें समर्पित किया गया है। उन्हें बोला गया कि तुम शिक्षित, स्वयं परिचित, स्वयं सम्मानित और स्वयं सुरक्षित थे। तुम इस धरती पर बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के चलते रहे और एक बेहतरी के तलाश में देते रहे सब कुछ सबको। वे सभी पीड़ाएं, वे सभी कष्ट जिन्हें तुम सहते रहे, है ना, वो हर कमजोरी जो तुम्हें परेशान करती थी, जो तुम्हें तकलीफ़ देती थी, वो सभी तुम सहते रहे। तुम्हें कोई नहीं झुका सकता है, तुम एकमात्र अभिव्यक्ति हो जो तुम्हें मतलब तुम हमेशा याद किए जाओगे, तारों की तरह, सूर्य की किरणों की तरह। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बोला गया। अगर मैसेज की अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर एक प्रोसेबली सुप्रीम जीनियस थे, हु रिमेन्स बियॉन्ड फुल ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पोम को मैंने एक शॉर्ट में एक सही तरीके से आपको बता दिया हूँ, ताकि एग्जाम्स में आए तो किस टाइप का टोन पूछ सकता है, इंस्पायर्ड है, थीम क्या है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अगर एथो मैरनॉल की दूसरी अगर हम पोम की बात करें तो मेमोरियल वर्सेस का नाम आता है, जिसको 1850 में लिखी गई थी, मेमोरियल वर्सेस अप्रैल 1850 को। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को ट्रिब्यूट किया गया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ये पड़ोसी थे, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड के। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद ये लिखा गया है। और ये कब लिखी गई? 1850 में। ये टाइप्स ऑफ पोम कैसा है? विक्टोरियन एलिजी है ये। एक एलिजी का मतलब तो मरने के बाद जो शोक व्यक्त करते हैं तो उससे लिखा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब डेथ कर गए थे तो उनकी देहांत पर इसे लिखी गई थी। और इसे कह सकते हैं कि ये पोम जो इंस्पायर्ड है द डेथ ऑफ रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ से इंस्पायर्ड है। थीम की अगर हम बात करें तो ये एक विक्टोरियन एलिजी मॉर्निंग विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और इसे वेरॉन और ग्वेथे को भी ये क्या किया गया है, आपको रिप्रेजेंट किया गया, थीम किया गया, दिया गया। ठीक है, सेटिंग की अगर हम बात करें तो इसका गर्समेयर चर्चयार्ड में इसकी इस पोम की सेटिंग है, जो लेक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो लेक डिस्ट्रिक्ट उनकी घर भी था दोनों का, है ना। तो कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर जो है वहाँ पर उन्होंने अपना कॉटेज बनाया था, और कॉटेज जो था वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बगल में था। टोन की अगर हम बात करें तो एलिजेइक है, रेवेलेंशियल है और मेलैंकोलिक है। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर टोन की बात करें तो एलिजेइक है, जिसका मतलब होता है आपका शोकपूर्ण। रेवरेंशियल है, रेवरेंशियल का मतलब होता है श्रद्धापूर्ण। और मेलैंकोलिक है, यानी इसका मतलब होता है आपका उदास। ठीक है, सिंबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोएट, एक रोमांटिक विथ नेचर भी कहा गया, नेचर पोएट भी कहा गया, नेचर हीलर की बात कहा गया, हु रिस्टोर्स द ह्यूमन स्पिरिट, कंट्रास्टिंग विथ गोएथे इंटेलेक्चुअलिज्म एंड बेरॉन्स पैशनेट स्ट्रीफ। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सिंबॉलिज्म आ जाती है। अगर और आगे इस पोएम की बात करें तो मैसेज जो है आपका मॉन द पासिंग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम्स वर्ड्सवर्थ चले गए, रिफ्लेक्टिंग इन हिज यूनिक एबिलिटी। और उन्होंने क्या छोड़ दिया? अपनी यूनिक एबिलिटी टू हील वेरी और इंडस्ट्रियल एज। और जो आज के जो मतलब नेचर से जो हम लोग प्यार करते थे वो अब नेचर ख़त्म हो गया आज के एज में। ये सभी चीज़ें जो है उनकी कई बातें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेमस लाइन की अगर हम बात करें, ही टूक द सफरिंग ह्यूमन रेस की बात कहा है उन्होंने। ही रीड ईच ओन्ड ईच वीकनेस क्लियर एंड स्ट्रक हिज फिंगर ऑन द प्लेस एंड सेड दाउ एलेस्ट हेयर एंड हेयर।
तो ये भी लाइन फेमस है। ये अलग लाइन है, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द cool flowery lap of earth, स्माइल ब्रोक फ्रॉम अस एंड वी हैड ईच। तो इस तरीके से ये फेमस लाइन है, आप इसे ध्यान से देखेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। इसे मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई पोएम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपिडोक्लस ऑन एटना, जिसको 1852 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। ये क्या है देखते हैं। एक ड्रामेटिक पोम है दोस्तों, एक ड्रामेटिक पोम है, ठीक है, एक ड्रामेटिक पोम है जिसको जो इंस्पायर्ड है एक एंशियंट लेजेंड सराउंडिंग द डेथ ऑफ 5th सेंचुरी। एक एंशियंट लेजेंड की मौत होती है 5th सेंचुरी में, जो ग्रीक फिलोसफर एम्पीडोक्लस होता है। स्पेशली दी टेल डैट, मतलब ये जो कहानी है, द कमिटेड सुसाइड बाई जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ माउंट एटना इन सिसली। माउंट एटना एक वोल्केनो होता है जो सिसली में होता है। उसमें वो मतलब कह सकते हो वहाँ से वो कूदते हैं और उसकी एक कहानी है, उससे इंस्पायर्ड किया गया है एम्पीडोक्लस ऑन एटना। एटना थीम की अगर बात करें तो इसकी मॉडर्न एलिनेशन, थीम की अगर आप बात करें तो मॉडर्न एलिनेशन की बात करता है, आधुनिक अलगाव की बात करता है, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर की बात करता है, अस्तित्व निराशा की बात करता है, ओके, और द डेंजर ऑफ इंटेलेक्चुअल ओवर एनालिसिस की बात करते हैं, यानी बौद्धिक अति विश्लेषण का खतरे के बारे में बताता है, और द पेनफुल डिस्कनेक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, और मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो आजकल जो कष्टदायक अलगाव है, जो एक डिस्कनेक्शन है, जो आज प्रकृति से लोगों का सिर्फ बोलने के लिए प्रकृति से प्रेम लोग करते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी पर आती है तो प्रकृति को भी नहीं छोड़ते हैं, और हम लोग प्रकृति को विनाश करते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख के लिए, है ना। अगर सेटिंग की बात करें तो सिसली में जो स्थित ज्वालामुखी है माउंट एटना, उसकी बात हो रही है। सिसली एक जगह है, वहाँ पर जो ज्वालामुखी है माउंट एटना, वहाँ की ये सेटिंग रखी गई है। टोन की अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली सोम्बर की बात हो रही है, यानी एक गंभीर, मुख्य रूप से एक गंभीर, चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव एंड डीपली, गहन रूप से विषादपूर्ण, जिसमें विक्टोरियन युग की अस्तित्व निराशा की झलक मिलती है। मतलब इस तरह से आपको जो विक्टोरियन युग था उसकी जो अस्तित्व था, उसकी जो उसमें डिसअपियर, मतलब जो निराशा है, उसकी कुछ चीज़ें देखने को, झलक देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे हम बात करेंगे इसकी सिंबॉलिज्म, इसकी फेमस लाइन को। दोस्तों एक सिंबॉलिज्म की अगर हम बात करें कि ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे आदमी, आधुनिक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है। आज के ज़माने में जो इंसान है वो मॉडर्न हो चुका है और वो बुद्धिजीवी है, लेकिन जो बुद्धिजीवी है काउट बिटवीन कोल्ड रेशनैलिटी एंड द डिजायर फॉर ऑर्गेनिक हार्मनी, जो कि एक शुष्क rationality, a person who caught between cold rationality and the desire for organic harmony, यानी एक ऐसी आधुनिक बुद्धिजीवी, एक ऐसा इंसान जो फंसा हुआ है, जो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है ना, प्रकृति और मॉडर्न जो रियलिस्टिक, जो मॉडर्निस्टिक जो वर्ल्ड है उसके बीच में, मतलब फंस चुका है। फेमस अगर लाइन की बात करें, इसका जो फेमस लाइन है यहाँ पर, तो आप देख सकते, अ लिविंग मैन नो मोर एम्पीडोक्लस, नथिंग बट अ डिवोरिंग फ्लेम ऑफ थॉट बट अ नेक्ड इटर्नली रेस्टलेस माइंड। तो अब कोई जीवित मनुष्य नहीं रहा, मतलब एक व्यंग करते हैं कि अब कोई जीवित मनुष्य नहीं रहा, सब मर चुके हैं, है ना। यहाँ पर बात करते हैं कि विचारों की एक भस्म कर देने वाली ज्वाला की सिवा और कुछ नहीं रहा, है ना। बस एक नग्न और अनंत रूप से बेचैन मन है, जो कुछ खाली पाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ प्रकृति को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है ना। बेचैन मैन की बात कर रहा है। अगर मैसेज की अगर हम बात करते हैं, बात करते आगे कि द पोम हाईलाइट द alienation of modern man often characterized by loss of spiritual joy।
मतलब ये आधुनिक मनुष्य के अलगाव को उजागर करती जिसकी पहचान अक्सर आध्यात्मिक आनंद के अभाव से होती है ना। तो मतलब वो आनंद जॉय के पीछे नहीं भाग रहा है, वो मतलब कैसी जॉय, तो आधुनिक जॉय के पीछे भाग रहा है, ना कि नेचर जॉय के पीछे भाग रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर एक पोम और भी ख़त्म होता है। अब दूसरा आता है सोहराब है रुस्तम। सोहराब है रुस्तम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सोहराब और रुस्तम क्या है, 2-3 पोम और देखेंगे, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। सोहराब और रुस्तम 1853 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये पोएम एक नैरेटिव है, नैरेटिव ट्रेजिक इपिक पोएम है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड जो हुआ है टेल ऑफ रुस्तम एंड सोहराब फ्रॉम द शाहनामा। शाहनामा जो है एक बुक ऑफ किंग को कहा जाता है शाहनामा। 10th सेंचुरी में जो एक पर्सन इपिक था जिसको लिखा था फिरदौसी ने, उससे ये इंस्पायर्ड है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर आप मत करना। शाहनामा से इंस्पायर्ड है, जो जिसको लिखा था फिरदौसी ने, ओके। थीम अगर बात करें तो एक ट्रेजिक फेट की बात हो रही, एक ट्रेजिक फेथ की बात हो रही है, मतलब एक दुखद किस्मत की बात हो रही है। द पेन ऑफ मिसअंडरस्टूड आइडेंटिटी की बात हो रही है, गलत पहचान का जो दर्द होता है उसकी बात हो रही है। एंड द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ प्राइड की बात हो रही है ना। यहाँ पर बोला गया है डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ प्राइड, ठीक है। यानी एक घमंड का नुकसानदायक स्वभाव की बात हो रही है, जिसमें एक पिता अनजाने में अपने बेटे को मार देता है ना। सेंटरिंग ऑन अ फादर अननोइंगली किलिंग हिज सन, मतलब अनजाने में अपने बेटे को वो क्या कर देता है, मार देता है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ हम आपको डिटेलिंग कर रहे हैं। अगर इसको अच्छे से आपको पढ़ना है तो आप जाके इससे बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर इसकी सेटिंग की बात करते हैं तो ट्रेजिक फेथ है, और कह सकते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर भी सेटिंग हम कह सेटिंग की अगर हम बात करें, ये रिपीटेड हो गया, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें। अगर हम टोन की बात करें तो प्रोफाउंडली ट्रेजिक, एलेजिक एंड नोवेल की बात हो रही, बहुत दुखद भरा भावना की बात। दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग है ना, सेटिंग ऑक्सस रिवर यानी अब अमू दरिया के पास है, मतलब हम कह सकते हैं सेटिंग ये काट लेते हैं ना, क्योंकि ये रिपीटेड हो चुका है। इससे भी अगर बुक इसको अच्छे से आप देखोगे तो इसका जो सेटिंग रहा है ऑक्सस रिवर के पास रहा है, जो आमू दरिया के पास में है। और ये अभी कहाँ पर है, ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है, सेंट्रल एशिया में ये आपका ये रिवर पड़ता है, जो अरल सी के नज़दीक में है, ठीक है। ये बैटल जो हुआ था, ये मतलब जब लिखी गई थी तरातर एंड पर्शियन जो आर्मी के बीच में जो बैटल हुआ था उससे वहीं पर ये लिखी गई है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप देखेंगे। सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक ट्रेजिक नेचर ऑफ फेथ की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें सिंबोलिज्म की तो एक मानवीय संघर्ष की बात हो रही है, मानवीय जुनून और प्रकृति की जो शांत निरंतर प्रभाव के बीच की जो डिवीज़न है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्राकृतिक और मानवीय एक्टिविटी की यहाँ अगर बात करें तो दोनों के बीच में जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी बात हो रही है। फेमस लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑन द ब्लडी सैंड सोहराब ले डेड एंड द ग्रेट रुस्तम ड्रीव हिज हॉर्सेमेंस क्लॉक डाउन और हिज फेस एंड सेट बाय हिज डेड सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो एक मतलब एक अनजाने में अपने बाप जो है अपने बेटे को मार देता है, और उस रेत पर उसे पकड़ कर वो मतलब एक मातम मनाता है, और महान रुस्तम ने अपने घुड़सवार का लवादा उसके चेहरे पर डाल दिया और अपने मृत पुत्र के पास बैठ गया। मतलब जो लवादा इन द सेंस ऑफ कहा गया क्लॉक, जो घोड़े पर रखा जाता है, रख कर बैठा जाता है, उसकी बात हो रही है। और वो घोड़े से उतर जाता है और सैंड के पास जो बच्चा है उसका मृत पड़ा होता है, वहाँ पर वो उसको पकड़ कर व्याप करता है ना, शोक प्रकट करता है। इसमें ये बताया गया कि कैसे एक ट्रेजिडी ऑफ फेथ, मतलब कैसे एक भाग की त्रासदी होती है, कैसे एक डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ प्राइड, कैसे मतलब आप नेचर को डिस्ट्रैक्ट करते हो। तो अपने जब बेटे मरते हैं तो बेटे पर कैसे उसको मतलब आप एक मतलब जब अहंकार, जब आपकी ईगो, जब आप
मतलब प्रकृति को नहीं छोड़ते तो आपके परिवार आपके पास नहीं रहेंगे और वो आपके से दूर चले जाएंगे, वो भी एक उसी प्रकार से विनाश हो जाएंगे जिस प्रकार से प्रकृति को आप खत्म कर रहे हो। तो ये मानवीय अज्ञान का जो है, ये मतलब ज्ञान होते हुए हम लोग अज्ञान का जो परिभाषा दे रहे हैं, उस सभी चीज़ों को यहाँ पर वर्णन किया गया है सोहराव और रुस्तम में। चलो आगे हम बात करते हैं स्कॉलर जिप्सी। दोस्तों, स्कॉलर ऑफ जिप्सी जो है पब्लिश्ड किया गया था 1853 में, 1853 में पब्लिश्ड हुई थी, और एक विक्टोरियन पेस्टोरल एलेजी है, यानी शोक गीत है ना, नैरेटिव पोएम है ना, कथात्मक कविता है। ये इंस्पायर्ड जो हुआ है 17वीं सेंचुरी में जो लिखी गई थी, लेजेंड फाउंड इन जोसेफ गैलेनविल्स, ओके, जोसेफ गैलेनविल की रचना है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। 17वीं सेंचुरी में एक लिखी गई थी जोसेफ गैलेनविल के द्वारा, वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग 1661 में। तो उसी से ये इंस्पायर्ड है द स्कॉलर ऑफ जिप्सी। अगर हम थीम की बात करें तो एक मतलब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑन मोनोटोनस मेटेरियलिस्टिक मॉडर्न लाइफ की बात हो रही है, आइडियलाइज्ड एंड ट्रैंक्विल एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, यानी एक भौतिकवादी आधुनिक जीवन और एक आदर्श शांत अस्तित्व के बीच। मतलब एक इसमें फिर से वही चीज़ें, इनकी जनरली बहुत सारे पोम में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मेटेरियलिस्टिक मॉडर्न लाइफ और जो शांत स्वच्छ प्योर जो नेचर है उसके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया गया है ना। ये जो सेटिंग है एक कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के ऑक्सफोर्डशायर कंट्री साइड में ये सेटिंग रखा गया है, जो एक रमणीय पास्टोरल परिदृश्य को दिखाता है। मतलब एक कह सकते हैं एक नेचर को दिखा रहा है और कैसे मॉडर्न लाइफ जो है उस नेचर को ख़त्म कर रहा है ना। एक काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर टोन की बात करें तो शोकपूर्ण, रिफ्लेक्टिव और पेस्टोरल, मतलब एक नेचर चिंताशील और शोकपूर्ण मौन को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। कैसे एक नेचर हमारे सामने सब ख़त्म हो जाती है तो फिर हम कैसे, जैसे आप कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि कैसे हम कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि नेचर को डिस्ट्रॉय जब हम लोगों ने किया तो उसी प्योर हवा के लिए हम तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए हम लोग तरस रहे थे, स्वच्छ वातावरण के लिए हम लोग तरस रहे थे। तो ये सभी चीज़ें होती है, जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो तो नेचर हमारे साथ खिलवाड़ करना स्टार्ट करती है ना। सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो आइडियलाइज टाइमलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, ज्ञान के आदर्श और शाश्वत खोज की बात हो रही है। फेमस लाइन की अगर हम बात करें तो दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना, विथ इट्स सिक हरी इट्स डिवाइडेड एम्स, है ना। आधुनिक जीवन की जो जो ये विचित्र जो लत लग गई है, जो बीमारी लग गई है, और जो जल्दीबाजी हर चीज़ करने की हम लोग जो ठान लिए हैं, अपने में बट गए, अपने लक्ष्यों को सिर्फ प्राप्त करने के पीछे भाग रहे हैं कि हमें उससे आगे निकल जाना है, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पा लेनी है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मतलब दिखाया गया है और बोला गया है कि अगर ये सब चीज़ें करते तो प्रकृति आपके साथ क्या करेगी, भयावह रूप ले लेगी, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि संदेश की अगर हम बात करें तो आधुनिक जीवन की जो क्रिटिक ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो मॉडर्न लाइफ होती है उसकी क्रिटिक किया गया है, आलोचना की गई है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों, अर्नोल्ड की ये लिखी हुई कुछ मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स थी फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और भी जो अर्नोल्ड की है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आई होप नो नीड go anywhere to watch any another video because this video is helpful to all the examinations. So you need to don't without skipping this video, you will watch from beginning to till end. Okay, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्या लगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।